चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 7 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, सम्मिलित सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। हम सेशन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी हालिया वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछे जाए कथन वाले खास करके, तो सारे विकल्पों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। और जो हमने आंसर बतलाया था वो ये बतलाया था इस रिपोर्ट के आधार पर कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि उत्तरी भारत में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। साथ साथ इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 50 सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में बिहार का नाम भी शामिल है। तो दो विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है, बी और सी। और विकल्प नंबर डी पे जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि उपयुक्त में से बी और सी। तो यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखेगा, आयोग ने अब जो नया पैटर्न मतलब जारी किया है, मतलब एक प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता था एग्जाम में, जो 5 विकल्प होते थे वो 5वां विकल्प हटा दिया है। यानी कि अब 4 ही विकल्प पूछे जाएंगे, यानी कि 4 विकल्प के साथ प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे, जो भी छात्र बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि बिहार में कहां पर 1 से 2 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया बोधगया में। अगर यहीं पर हमसे प्रश्न में पूछा जाता बिहार के किस जिले में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता ये होता गया, क्योंकि बोधगया जो है ये गया जिले में ही एक स्थान है। तो अभी हाल ही में 1 से 2 सितंबर 2023 को ये 2 दिवसीय ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कहां पर? तो बोधगया में। संबंधित तथ्यों की बात करें जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बोधगया में 1 से 2 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी यह है कि इस वर्कशॉप में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों के, जिसमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य भी शामिल थे। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है 12 राज्यों के परिवहन विभाग, पुलिस और यातायात विभाग आदि अधिकारियों ने भाग लिया। तो कुल मिला के 12 राज्यों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। और इस अगर हम बात करें वर्कशॉप की, तो इसके तहत परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, जिसके तहत आपको ध्यान रखना है कि रोड एक्सीडेंट डेटा के कार्यों को सुलभ समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर जो संचालित है वर्तमान में, जैसे कि वाहन सारथी, ई चालान, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, और या फिर कह सकते हैं ई डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट इत्यादि के संबंध में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि ये पूर्ण रूप से यातायात के यानी कि यातायात पर ही आधारित था। इसी को लेकर अभी हाल ही में ये कह सकते हैं ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया गया जिले के बोधगया में। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि ये किस विषय पर आधारित था, कौन कौन से राज्य इसमें भाग लिए, कितने राज्य भाग लिए, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ और ये तिथि कौन सी थी। तो ये सारी चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर विकल्पों पर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर जो आपको विकल्प दिख रहे हैं, विकल्प नंबर सी जो आपको दिख रहा है रानीगंज, ये अररिया जिले में एक स्थान है। और हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है ये बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में प्रस्तावित है। और ये घोषणा हुई थी कुछ समय पहले और इसका निर्माण कार्य भी होना बाकी है। अच्छा, एक जानकारी ये भी आप ध्यान रखेंगे, अररिया जिला में ही एक स्थान है औराई हिंगना, जहां पर फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। औराई हिंगना में बिहार सरकार ने बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। ये सारी बातें आपको याद होगा, हमने कई बार आपको विस्तार में बताया। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप की, जो अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में बिहार में कई सारे महोत्सव, कई सारी चीजें आयोजित हुई जो आप यहाँ पर कंप्लीट सूची देख रहे हैं। ये कंप्लीट सूची है, ये आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो मैंने सोचा कि पुनः से ये आपको रिवाइज करा दूं। जैसे अभी हाल ही में आम महोत्सव आयोजित हुआ था राजकीय स्तर पर, आपको ध्यान रखना है ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 तक आयोजित हुआ था। ये राजकीय स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें भारत स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत सरकार के द्वारा
आम महोत्सव आमरस का आयोजन किया गया था मॉस्को में। यह भी जानकारी आपको मालूम होगा, हमने दिया था। वहीं पे हम बात करें सूफी महोत्सव की, तो पटना जिले के मनेर शरीफ में 12 जून को सूफी महोत्सव आयोजित हुआ। 12 जून 2023 को कहां पर? पटना जिले के मनेर शरीफ में। और बाजरा महोत्सव की बात करें तो भोजपुर में ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ 28 फरवरी से 1 मार्च 2023। थावे महोत्सव या फिर थावे फेस्टिवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, गोपालगंज में ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष 15 और 16 अप्रैल को आयोजित हुआ है। पक्षी महोत्सव गलरव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक एक ही पक्षी महोत्सव बिहार में आयोजित हुआ है, जमुई के नागेनट्टी में 15 से 17 जनवरी 2021 को, और इसका जो उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। नीतीश कुमार के बारे में एक दो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है ये नीतीश कुमार के नाम है। 17 बार वो गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री झंडा फहरा चुके हैं। और एक जानकारी यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार अब तक 8 बार, कितनी बार? तो 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, लेकिन आप कंफ्यूजन का शिकार होकर प्रश्न का आंसर को गलत कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। अब अगला हमारा है किन्नर महोत्सव, जो कि अभी हाल ही में 14 जुलाई को प्रेमचंद रंगशाला में इसका कह सकते हैं आयोजन हुआ था। प्रेमचंद रंगशाला पटना में। ये 14 जुलाई वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। ये सारी बातें भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर यह भी है, महत्वपूर्ण सूचकांक और बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में यहाँ पर जानकारी दर्शाई गई है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जैसे कि रिसेंटली अभी हाल ही में एक एक्सपोर्ट इंडेक्स आया था, एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, और इस इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल बिहार को 22वें स्थान पर रखा गया। लेकिन जिलों की श्रेणी में देखें तो बिहार में बेगूसराय जिला सबसे आगे रहा था। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी को लेकर रिपोर्ट आई, इसमें बिहार 10.6% के साथ पूरे देश में अव्वल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा। ई राजस्व अर्जित करने में शीर्ष स्थान पर रहा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके तहत आबादी के हिसाब से सबसे गरीब राज्य की बात करें तो वह बिहार रहा। दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे रहा। अच्छा, दूर संचार घनत्व के मामले में जो सबसे आगे है वो दिल्ली है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी, इसमें बिहार सबसे पीछे रहा पोषण जागरूकता सूचकांक में। लेकिन इसमें जो पहले स्थान पर रहा वो रहा पंजाब। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखें, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर अब आ चुके हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किन दो जिलों में हाल ही में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? बिहार के किन दो जिलों में? सही विकल्प जो इसका होगा ये होगा जमुई और बांका, यानी कि आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के जमुई में 125 मेगावाट और बांका में 75 मेगावाट, कुल 200 मेगावाट क्षमता के, आपको ध्यान रखना है इसकी जो कुल क्षमता होगी वो 200 मेगावाट होगी। तो 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे इन दो जिलों में। ये जिले हैं जमुई और बांका, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है, हालांकि इसकी स्वीकृति अगस्त 2023 में ही दे दी गई थी, लेकिन जमीन का जो आवंटन था, जो इसका निर्माण होना है, जमीन का आवंटन नहीं हो पाया था। लेकिन अभी हाल ही में पूर्ण रूप से जमीन का आवंटन हो गया, जिस वजह से यह पुनः से खबरों में है। तो इस लिहाज से ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, जून 2024 से सोलर विद्युत का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है इन दोनों जिलों में। एक तो जमुई में 125 मेगावाट, बांका में 75। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। ये छोटे छोटे डेटा अवश्य है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको दे दूं, आप इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। कादराबाद जो कि दरभंगा में एक स्थान है, आपको ध्यान रखना है कि बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट यहीं पर स्थापित किया गया था। और ये जो प्रश्न है ये हमने विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दिया था, ये आपके 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ये जगह का नाम पूछा गया था कि बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहां पर है? तो कादराबाद, दरभंगा में। अच्छा, दरभंगा के बारे में कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बनकर तैयार हुआ है। एक दो पॉइंट और भी है कि पटना के बाद, बिहार की राजधानी पटना है, और पटना के बाद जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है वो दरभंगा है। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हमने आपको बताया है। फिलहाल यहाँ से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, यहाँ पर जो अब हम बात कर रहे थे इन दो जिलों की, जमुई और बांका की, तो बिहार वाले मैप पर आप जमुई और बांका की स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिहार की मतलब बिहार का मैप है। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि बिहार की चौहद्दी क्या है। तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये बिहार की चौहद्दी है। अच्छा, बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से फैक्ट है बिहार के परिचय के बारे में, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना। पटना के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किसने किया था। तो अजात शत्रु के द्वारा लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था, अजात शत्रु के द्वारा। दूसरा यहाँ पर है राज्यपाल। वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल है ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। ये गोवा के रहने वाले हैं और आपको ध्यान रखना है वे फागु चौहान के स्थान पर बिहार के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये 22वें मुख्यमंत्री हैं और हमने आपको बतलाया कि 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान पटना में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 17 बार इन्होंने झंडा फहराया। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, 20 मार्च 2023 को, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय फूल को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि पुराने कुछ पुस्तकों में राजकीय फूल जो मतलब लिखा गया है वो लिखा गया कचनार, लेकिन नवीनतम डेटा के आधार पर जो बिहार के राजकीय फूल है ये गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर आपको ये दे दूं, जो रिसेंटली एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, आपको जनगणना से संबंधित जो 2011 वाला जनगणना था वहीं से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 2021 में जो जनगणना होना था वो कोरोना महामारी के कारण उसमें देरी हुई है। और एक चीज यहाँ पर यह भी है, अगर जनगणना हो भी जाती है कुछ समय में, 1-2 वर्षों में, तो डेटा जो आने में है वो टाइम लगता है, ठीक है। तो ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि रिसेंटली जो भी एग्जाम आयोजित होने वाले 1-2 वर्षों में 2011 से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बिहार की बात कर रहे थे, तो बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो बिहार राज्य अस्तित्व में आया था 1912 में आया था। एक्चुअली में ये तिथि थी 22 मार्च। नोट कीजिएगा, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि 2023 में 22 मार्च को 2023 में 22 मार्च को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस? तो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। और एक जानकारी यहाँ पर यह है बहुत इंपॉर्टेंट कि इस 111वें स्थापना दिवस का यानी कि बिहार का 111वां स्थापना दिवस का थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये इसका निर्धारित थीम था। लेकिन वहीं पर 2022 के 110वें स्थापना दिवस की बात करें तो इसका थीम था जल जीवन हरियाली। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक और भी जानकारी है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये स्वास्तिक को दर्शा रहा है। तो दो स्वास्तिक के बीच में ये बोधि वृक्ष जो आप देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। जब भी दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष इंगित हो तो बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बिहार के प्रमंडल और जिलों की बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया, अर्थात इस 9 प्रमंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो है 38। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बतलाया था। जो 9 प्रमंडल है इसको याद रखने का एक ट्रिक है, पूसा को मुंबा दंपति। आप इस प्रकार से समझिए, पूसा से पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, फिर आया मुंबा, मु से मुंगेर, भा से भागलपुर, फिर आया दंपति, तो दरभंगा, मगध, पटना, तिरुपति। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूसा को मुंबा दंपति, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरुपति। ये कुछ इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो 9 प्रमंडल जो बिहार का है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इन 9 प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो जिलों की बात हम लोग कर रहे थे, जो 2 जिलों की चर्चा अभी हमने किया, एक तो जमुई और दूसरा हमने चर्चा किया बांका। तो बांका जो जिला है यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं। ये बिहार का सबसे छोटा जो प्रमंडल है भागलपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछे जाए कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो भागलपुर प्रमंडल बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत महज 2 जिले हैं, एक तो है भागलपुर और दूसरा है बांका। लेकिन वहीं पर जो हमने जमुई की बात किया, तो जमुई की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। जमुई आता है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में
महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताएं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी कोचिंग क्लास को अगर फॉलो करते हैं तो जब कोचिंग क्लास करने जाते हैं तो जरूर है कि 2 घंटा आपका समय लगता होगा। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स का सेक्शन आपके बीपीएससी एग्जाम में एक बहुत बड़ा पोर्शन को कवर करता है। 150 प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं, 40 प्रश्न करंट अफेयर से होते हैं। तो मतलब आधा घंटा यहाँ पर आपको सामान्यतः लगेगा इस मतलब क्लास में। अगर मैं चाहूँ कि ये आधा घंटा से कम समय लगे तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, 1 घंटा मान के चलिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजों को आप रिपीट करके भी देखते होंगे, तो 1 घंटा मान के चलिए कि प्रत्येक दिन अगर आप करंट अफेयर्स को देंगे तो ये आपको शिकायत का मौका नहीं रहेगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी बेहतर नहीं हुई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जितना भी कंटेंट होता है, मैं इतना फास्ट फास्ट चल रहा हूँ लेकिन फिर भी ये इतना जल्दी नहीं हो सकता है क्योंकि कंटेंट जो है वो बहुत है। तो इसलिए इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यह जो प्रश्न पूछा गया, बताएं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति है? अच्छा, यहाँ पर यह समझना है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, लेकिन महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी, उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, लेकिन आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहली महिला राष्ट्रपति है। अच्छा, यहाँ पर उसी सब चीजों का जिक्र किया गया कि हाल ही में 4 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति ने बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के या फिर दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और साथ साथ गांधी वाटिका का अनावरण किया। तो ये तो रही बात इससे संबंधित, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया था, ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति है, तो यहाँ पर उसी का जिक्र हमने किया कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ओवरऑल ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से दूसरी और ओवरऑल 15वीं राष्ट्रपति। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें, यहाँ पर हमने महात्मा गांधी की प्रतिमा की बात किया है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है, तो ये बिहार में है, गांधी मैदान पटना में। इसका जिक्र यहाँ पर हमने किया कि महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा पटना के गांधी मैदान में अवस्थित है और ये कांस्य से निर्मित है। ठीक है, और ये कांस्य से निर्मित है, ये प्रतिमा है, और आपको ध्यान रखना आधार सहित 72 फीट अर्थात 22 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ये महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा वर्तमान में कौन सी है, कहाँ है, तो ये भारत के गुजरात में है। उसी का जिक्र यहाँ पर हमने इस पॉइंट में किया है कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई 597 फीट है। अगर मीटर में बात किया जाता, अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मीटर में बात किया जाता तो 182 मीटर होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 182 मीटर अर्थात 597 फीट है। आधार सहित इसकी जो ऊंचाई है आपको ध्यान रखना है 790 फीट ऊंची है आधार सहित, और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने गांधी मैदान में महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा का जिक्र किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गांधी मैदान पटना में अवस्थित है, और आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है गांधी जी की, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो हमने चर्चा किया वो ये है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये हमारे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, इसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। ये भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी हम आपको ये भी दे रहे थे, भारतीय महापुरुषों से संबंधित समाधि स्थल, क्योंकि राजघाट की अभी हमने चर्चा किया था, तो महात्मा गांधी की ये समाधि स्थल है राजघाट, जो कि दिल्ली में। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कई सारे हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और कई बार यहाँ से प्रश्न बने भी हैं। तो राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित समाधि स्थल है। वहीं पर अगले कुछ पॉइंट में चैत्य भूमि जो कि बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है, और वीर भूमि जो कि राजीव गांधी से संबंधित है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है, अभय घाट की बात करें तो मोरारजी देसाई से संबंधित है, शक्ति स्थल जो कि इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम अब आगे बढ़ेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। ये हमारा अगला है चौथा प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि किस टीम ने हाल ही में 132वां
डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा मोहन बगान सुपर जायंट। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मोहन बगान सुपर जायंट ने हाल ही में कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डुरंड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। ये फाइनल मुकाबला पश्चिम बंगाल के कोलकाता में खेला गया था। ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इस खिताब को अपने नाम किया। एक जानकारी यहाँ से आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये वाला। इसके साथ ही मोहन बगान सुपर जायंट्स डुरंड कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोहन बगान सुपर जायंट जो है ये सबसे सफल टीम बन गई। सर्वाधिक बार इस खिताब को इन्होंने यानी कि इस टीम ने अपने नाम किया है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना, इसका पिछला संस्करण को लेकर भी कई बार हमने जानकारी दिया है कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब यानी कि बेंगलुरु एफसी, इसे शॉर्ट में फुटबॉल क्लब को एफसी भी कहा जाता है, तो 18 सितंबर 2022 को कोलकाता में आयोजित 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर 2-1 से हराकर पहला डुरंड कप का खिताब अपने नाम किया था। किसने? तो बेंगलुरु एफसी ने। अच्छा, यहाँ पर डुरंड कप की बात हो रही है, तो डुरंड कप के बारे में जो जरूरी जानकारी है, इसके इतिहास से संबंधित अगर हम बात करें, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है कि डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, एग्जाम में पहले किस्म में पूछे जाते थे कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। अब इस तरह के प्रश्न नहीं बनते। ठीक है, तो डुरंड कप का जो संबंध है ये फुटबॉल से है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं कि डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या फिर डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और पहला टूर्नामेंट शिमला में खेला गया था। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला, यहीं पर इसका पहला टूर्नामेंट खेला गया था। और डुरंड कप का जो लोगो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे आ चुके हैं। अच्छा, कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं के बारे में यहाँ पर चीजों को देख लेते हैं। हाल ही के समय में ये प्रतियोगिताएं कुछ आयोजित हुई, कुछ आयोजित होनी है। इसको लेकर जो इसका शुभंकर होता है, जो मस्कट होता है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दरअसल यहाँ पर उसी का जिक्र हमने किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि चेन्नई में भी हाल ही में आयोजित हुई, इसका जो शुभंकर था ये था बॉबमन नाम दिया गया था। वहीं पर दूसरे पॉइंट में यूरोपीय चैंपियनशिप या फिर यूरो 2024 जो आयोजित होना है, इसका शुभंकर है टेडी बियर। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित होना है, इसका शुभंकर है मोगा। अच्छा, 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ ये गुजरात के 6 शहरों में हुआ था, और 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित होना है, ऐसे में ये तो जगह डिसाइड हो गया है, यानी कि जो राज्य है वो डिसाइड हो गया कि गोवा में होना है, लेकिन ये कब होना है ये डिसाइड नहीं हुआ है। जब ये होगा तो इसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। तो फिलहाल इसके लिए इसका जो शुभंकर जारी किया गया मोगा, यही जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं यही है मोगा, जो इसका शुभंकर है 37वें राष्ट्रीय खेल होगा। अगला हमारा है 22वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। इसका थीम था पैरी द बुल। नेक्स्ट हमारा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसका शुभंकर जारी किया गया था शेरू। एक और है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर था लॉर्ड हनुमान। ये सारी बातें यहां से ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई थिंक आपको इस सीरीज को देख के बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हमने जिस प्रकार से आप लोगों के बीच मेहनत किया है और कर भी रहे हैं, नो डाउट मुझे लगता है कि आपको जरूर यहाँ से हेल्प हो रही होगी। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है या फिर हो सकती है आगामी समय में, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अच्छा, जो छात्र 70वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में अभी से सोच रहे हैं, तो अब इसको ज्वाइन करके तैयारी को आप रेगुलर वे में कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी किया गया। कॉमिक पुस्तक जारी किया गया जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक यह कॉमिक पुस्तक को एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा तैयार किया गया, जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये कॉमिक पुस्तक है। अच्छा, कॉमिक पुस्तक होता क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से वे सारी पुस्तकें जो विषय वस्तु से थोड़ा सा अलग होते हैं, पुस्तकों में जो विषय वस्तु होता है किसी चीज के बारे में विस्तार से बताया गया होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमिक पुस्तक की बात करें तो जिस पुस्तक में चीजों को एक इमेज के माध्यम से, एक कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से जो आप लोग देखते होंगे,
मतलब उसके माध्यम से चीज़ों को बयाँ किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वही कहलाता है कॉमिक पुस्तक या फिर हास्य पुस्तकें भी इसे कहकर संबोधित किया जा सकता है। एक प्रकार से मनोरंजन इस पुस्तक के माध्यम से होता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा इसे तैयार किया गया है। अच्छा, जिसे हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। 11 भाषाओं में उपलब्ध यह कॉमिक बुक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने, बीमारियों की रोकथाम करने और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर करेगी। यही इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की हमने चर्चा किया, तो आपको ध्यान रखना शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक समझौता किया मेटा के साथ। आप यहाँ पर इस पॉइंट में देख सकते हैं कि शिक्षा से उद्यमिता तक छात्रों और शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी का सशक्तिकरण करने के लिए 4 सितंबर 2023 को शिक्षा मंत्रालय ने मेटा के साथ 3 साल की साझेदारी की है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया मेटा। अब ये मेटा क्या है? आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे मेटा जो है ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। जिस तरह गूगल की जो पेरेंट कंपनी ये अल्फाबेट है, उसी प्रकार से फेसबुक जो आप लोग चलाते हैं इसकी पेरेंट कंपनी है, जो मूल कंपनी है वो है मेटा। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में युवा संगम पोर्टल, देखिए यहाँ पर 2 बार पोर्टल लिखा गया है, तो युवा संगम पोर्टल तथा उल्लास ऐप को हाल ही में लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ऐप अभी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अच्छा, यहाँ तो रही बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, लेकिन वहीं पर हम बात करें बिहार के संदर्भ में कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प नंबर सी में चंद्रशेखर प्रसाद या फिर चंद्रशेखर प्रसाद यादव वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें फिलहाल ध्यान रखें। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमने चर्चा किया बुक के बारे में, तो कुछ रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो हाल ही में लिखे गए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत जो हमारा पहला है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, इस पुस्तक का नाम है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसके लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। एज गुड एज माई वर्ड, इसके लेखक के एम चंद्रशेखर। वार एंड वुमेन के लेखक हैं एम ए हसन। तुम पहले क्यों नहीं आए, इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी। 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के, मतलब दोनों को संयुक्त तौर पर। अगला है जादूनामा, इसके जो लेखक हैं ये है जावेद अख्तर। विनिंग द इनर बैटल, जो कि सेन वॉटसन इसके लेखक हैं। जीते जी इलाहाबाद, इसके लेखक है ममता कालिया। इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इसके लेखक है बोबाले बालकृष्णन। द लाइट वी कैरी के लेखिका है मिशेल ओबामा, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की धर्मपत्नी है। अगला है कलर्स ऑफ डिवोशन, इसके लेखक की हम बात करें या फिर लेखिका की बात करें तो अनिता भरत शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चर्चा किया बिपिन रावत की, बिपिन रावत को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। बिपिन रावत के बारे में आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। हालांकि अभी है जनरल अनिल चौहान, लेकिन आपको ये ध्यान रखना बिपिन रावत के बारे में कुछ जानकारी है। 2021 में आपको ध्यान रखना है, 2021 में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कब? 2021 में। इस विमान का नाम था MI-17V5। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर के पास। इस विमान में 14 लोग इनकी पत्नी समेत सवार थी। दुर्घटना स्थल पर सभी की मौत हो गई थी। तो उसके बाद द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने वर्तमान में या फिर जो है, यह है जनरल अनिल चौहान। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो हमने चर्चा किया यूनेस्को की चर्चा किया, तो यूनेस्को की जो हमने चर्चा किया, एक प्रकार से यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक प्रकार से अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ से स्थापना से संबंधित प्रश्न बने हैं एग्जाम में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषाएं इसकी है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी। सचिव जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख 6 अंग है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में अब प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रश्न अब के समय में थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये प्रमुख 6 अंगों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय।
अच्छा, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं, इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है छठा नंबर वाला संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वर्तमान में रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि है। नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में एन वलारमथी का निधन हुआ। बताएं कि वे निम्नलिखित में से कौन थी। एन वलारमथी जो कि एक वैज्ञानिक थे, इसरो में ये कार्यरत थी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकर दे दूं कि एन वलारमथी एक भारतीय वैज्ञानिक थी जो इसरो में कार्यरत थी। और आपको ये ध्यान रखना है 14 जुलाई 2023 को जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, लॉन्चिंग के समय में यहाँ पर उसी का जिक्र हमने किया है कि लॉन्चिंग के समय में काउंटडाउन को इन्होंने ही अपनी आवाज दी थी। ये इसलिए खबरों में था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इनका नाम है एन वलारमथी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अच्छा, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, लेकिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ये भी एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। ये तो लगभग सभी को मालूम होगा कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को। अच्छा, यहाँ पर ये तो रही बात चंद्रयान 3 के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन चंद्रयान के बारे में मिशन चंद्रयान जो कि इसरो की एक बहुप्रतीक्षित मिशन है, इसके बारे में चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि तीनों मिशन को हमने एक ही जगह सम्मिलित किया है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो पहला जो है ये चंद्रयान 1 है। चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 मिशन जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था, तो PSLV XLC-11 के जरिए इसे लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे जी माधवन नायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहीं पर हम बात करें चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो GSLV M3 के जरिए इसे लॉन्च किया गया था। और इसकी लॉन्चिंग के समय अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवन। हालांकि कुछ दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इस मिशन को एक प्रकार से फेल करार दिया गया था। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम तीसरे मिशन की बात करें चंद्रयान 3 की, तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LV-M3M4 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। और लॉन्चिंग के समय यानी कि वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं ये है एस सोमनाथ। हालांकि यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट यहाँ पर जो मिशन चंद्रयान है, मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीरा मुथुवेल। ये सारी बातें ध्यान रखें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना है। चलिए अब यहाँ पर हम आज में अगले 7वें प्रश्न पे, निम्न में से कहा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। इसी का जिक्र यहाँ पर है कि हाल ही में 1 और 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये इसका तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन संयुक्त रूप से नागर विमानन मंत्रालय और साथ ही साथ भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका कह सकते हैं उद्घाटन किया गया या फिर आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योति आदित्य राव एम सिंधिया द्वारा किया गया। तो उद्घाटन से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अच्छा, यहाँ पर इसके पिछले संस्करण की बात करें तो इसका पिछला संस्करण 2 और 3 जून 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, कल वाले वीडियो में हमने आपको एक जानकारी दिया था कि यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने का जो रिकॉर्ड है ये 10 मिलियन को पार कर चुका है। और ऐसे में ये जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि सर्वाधिक जो ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई के माध्यम से वो बेंगलुरु में होता है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिए। यूपीआई जो अस्तित्व में आया था भारत में वो 2016 में आया था। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर 5S हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा पाकिस्तान को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ये प्रतियोगिता का नाम है 5S हॉकी एशिया कप 2023। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर 5S हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो यह प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था ये ओमान के सलालाह में किया गया था। तो ये बातें यहाँ से ध्यान रखिए, ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत को यहाँ पर ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये तो रही बात यहाँ पर 5S हॉकी एशिया कप 2023 से संबंधित,
लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एशिया कप जो पुरुष प्रतियोगिता है उसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 1982 से आयोजित किया जा रहा है। 1982 में इसका जो उद्घाटन संस्करण आयोजित हुआ था, ये पाकिस्तान के कराची में आयोजित हुआ था। एशिया कप का जो पुरुष वर्ग श्रेणी 1 हॉकी टूर्नामेंट है, ये पहला संस्करण 1982 में पाकिस्तान के कराची में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जरूरी बात यह है कि लगातार 3 संस्करण तक इसका विजेता पाकिस्तान ही रहा था। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर यह आयोजित होती है और लगातार 3 संस्करण का विजेता पाकिस्तान ही रहा था। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसके बाद से 3 संस्करण जो इसका पहला 3 संस्करण था, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान एक भी बार इस खिताब को अपने नाम नहीं किया है। अच्छा, अब तक इसके 11 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। सर्वाधिक बार इस खिताब को दक्षिण कोरिया ने अपने नाम किया है, 3 बार पाकिस्तान ने, 3 बार भारत ने। दक्षिण कोरिया ने 5 बार इसे अपने नाम किया है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि वसुधा गुप्ता। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि वे अब तक आकाशवाणी की महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आकाशवाणी की बात हुई तो, लेकिन आकाशवाणी शब्द तो अभी वर्तमान में चर्चित है या फिर अभी अस्तित्व में है, लेकिन जब पहली बार ये भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी उस समय इसका नाम क्या था, पूरा का पूरा ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। हालांकि इन्हीं सब चीजों का जिक्र यहाँ पर हमने आगे किया है। भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि आकाशवाणी, आकाशवाणी का ये लोगो है और इसमें जो इसका टैग लाइन है, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसके लोगो में लिखा गया है। अच्छा, इसके बारे में विस्तार से बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी, ये मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटर के माध्यम से हुई थी। वर्ष 1927 में मुंबई और कोलकाता में ये स्थापित हुआ था या फिर शुरू हुआ था पहली बार। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम दिया गया भारतीय प्रसारण सेवा, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये इसको नाम दिया गया 1930 में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बाद में, आजादी के बाद 1957 में, लगभग 10 वर्ष के बाद इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। ये भी आप यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही थी रेडियो की। तो दरअसल 23 और 24 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया था। ये बिहार के लिए, आपके बिहार के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तृतीय पुरस्कार यहाँ पर जब आप नजर डालेंगे तो ग्रीन रेडियो सबोर बिहार को कार्यक्रम जो है, ये पोषण श्रृंखला, इस कार्यक्रम के लिए आपको ध्यान रखना विषयगत पुरस्कार श्रेणी में तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि प्रथम और द्वितीय के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये सारी जानकारी हमने ऑलरेडी आपको विस्तार कर दिया है। अच्छा, अभी हाल ही में एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 लेवल के 9 जगहों पर एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया था। चलिए, अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 से शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख के लेह में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। तो इसी का जिक्र यहाँ पर है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 से शुरू हुआ है। ये 7 दिवसीय यह प्रतियोगिता है जो कि लद्दाख की राजधानी लेह में स्पितुक के ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में किया गया। यहीं पर इसका आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में 4 टीम भाग ली है, दिल्ली फुटबॉल क्लब, तिब्बत नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, लद्दाख प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और लद्दाख स्टेट टीम। तो 4 टीमों ने इसमें भाग लिया। हालांकि इस बारे में कुछ चीजें और भी निकलकर सामने आएगी, वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना एनपी रमना, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश थे, एनवी रमना, तो अभी हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो एनवी रमना की हमने चर्चा किया, जिन्हें अभी हाल ही में इस पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, नाथुलापति वेंकट रमन्ना इनका पूरा नाम है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीशों की, यहाँ पर देखिए नजर डालिएगा, यहाँ पर 48, 49 और 50 एक्चुअली में यहाँ पर
40 नहीं बल्कि यहाँ पर 50 होगा। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में ये है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अच्छा, यहाँ पर एक गलती और भी है क्योंकि यहाँ पर 48वां नहीं बल्कि 47वां होगा। 47वें मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना शरद अरविंद बोबड़े। और 49वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये है मतलब जो थे उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित। और 48वें के बारे में यहाँ पे हमने जानकारी दी एनवी रमना। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हालांकि पीडीएफ में ये आपको सुधार करके ही मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला है 12वां प्रश्न। भारतीय मूल के शरमन षणमुगारत्नम हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि सिंगापुर। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल के षणमुगारत्नम हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इस चुनावी जीत के साथ ही वह भारतीय मूल की उन नेताओं की लंबी सूची में शामिल हो गए जो विभिन्न देशों में आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति पद पर या फिर प्रधानमंत्री पद पर है। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर ब्रिटेन की, तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये भी है कि जो भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यही कोर्स आपका 70वीं में भी अपग्रेड हो जाएगा, तो दोबारा से आपको मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी एक ऑफर चल रहा है, इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न की नवीनतम घोषणा के अनुसार किस जिले में अवस्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बरौनी रिफाइनरी के द्वारा किया जाएगा? जो भी जानकारी हमने आपको दिया है विस्तार पूर्वक दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर सारी जानकारी विस्तार पूर्वक है। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, ये एक बात और, यहाँ पर जो अगस्त 2023 महीने वाला करंट अफेयर्स है वो आपके कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स में उपलब्ध कराया गया है। आप वहां पर जाकर इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।